नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जिसकी आशंका थी या कहें जो बातें आम लोग इतने दिनों से इतने महीनों से कह रहे थे, वो बात आज कलकत्ता हाई कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कह दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने कहा कि सीबीआई से इस बात की जांच हो कि चुनाव बाद की हिंसा में जिनकी मौत हुई, जिन महिलाओं ने बलात्कार का आरोप लगाया है, इन 2 मामलों की जांच, ऐसे मतलब 2 मामलों की जांच सीबीआई करेगी। और सीबीआई अनंत काल तक नहीं करेगी, 6 हफ्ते में रिपोर्ट देगी सीबीआई। दूसरी बात, चुनाव के बाद की हिंसा, पलायन, आगजनी और दूसरी घटनाओं की जांच कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी करेगी। एसआईटी का भी गठन अदालत ने कर दिया है और साथ में ये चेतावनी दी है कि अगर किसी ने एसआईटी की जांच या सीबीआई की जांच में बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगी तो कोर्ट उसको अच्छे रूप में नहीं लेगा। एक तरह की चेतावनी है राज्य सरकार को। और ये सब हुआ है एनएचआरसी की रिपोर्ट, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उसके जो 7 सदस्यों की टीम घूम घूम कर जिसने ये इकट्ठा किया, सारे साक्ष्य इकट्ठा किए, लोगों के बयान लिए, घटनाओं की विस्तृत जानकारी ली, उसकी रिपोर्ट के आधार पर। और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जो घटनाएं हुई हैं उनका ब्यौरा तो है ही, लोग किस तरह से पलायन करने को मजबूर हुए, असम में जाकर शरण ली। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि एनएचआरसी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं है, यानी कानून का राज नहीं है, राज का कानून है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझिए। राज का कानून मतलब जो सत्तारूढ़ दल है उसका कानून चल रहा है, सत्तारूढ़ जो पार्टी है, जो मुख्यमंत्री है, उनका कानून चल रहा है, वो जो कहते हैं वो कानून माना जाता है। और इस बात को भी हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जो पुलिस अधिकारी, इनमें 3 अधिकारियों को साफ साफ संकेत नहीं बल्कि नाम लिया गया है उनका, और ये है सोमेन मित्रा, सुमन बाला और रणवीर कुमार। ये तीनों आईपीएस अधिकारी हैं। इन तीनों की भूमिका की भी जांच होगी। और जो बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है, मैं कह रहा हूं कि ऐसे कई अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जो अपने दायित्व का निर्वाह करने, संविधान की रक्षा करने की बजाय पार्टी के कैडर की तरह व्यवहार कर रहे थे। ये बात जो है, इसको नोट किया है हाईकोर्ट ने भी, एनएचआरसी की रिपोर्ट में भी है कि किस तरह से। देखिए, जब ये मुद्दा उठा 2 मई के बाद, नतीजे आने के बाद हिंसा शुरू हुई, ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया। उनकी सरकार ने कहा कि ये सब नाटक है, ये फर्जी वीडियो जो है बीजेपी वाले बना बना कर डाल रहे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई हिंसा नहीं हुई है, हिंसा की एक भी घटना नहीं हुई है, बल्कि उल्टे टीएमसी ने यह आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा हुई है। और आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा, देखिए, ये जांच से तो मामला सामने आएगा। जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलने जा रही है। सरकार अपने दोष से बच नहीं पाएगी। ममता बनर्जी की सरकार पूरी दुनिया की नजर में एक ऐसी सरकार के रूप में सामने आई है जो अपने ही प्रदेश के लोगों को दुश्मन मानती है। उनके खिलाफ हिंसा, बलात्कार, आगजनी, ये सब काम करवाती है ये सरकार। ये ऐसा इतना बड़ा आरोप है। इस आरोप को एनएचआरसी की रिपोर्ट ने पुष्ट किया है। अब केवल फैसला आना बाकी है अदालत का, और जो अभियुक्त हैं, जिन पर आरोप है, वो सजा से बच नहीं पाएंगे। ये तो हो गया कानूनी पक्ष। इस फैसले का राजनीतिक पक्ष और बड़ा है। तो जो लोग ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने का अभियान चला रहे थे 2 मई के बाद से, दिल्ली में 3 दिन आई, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिली, और ये तैयारी होने लगी कि ये कहा जाने लगा प्रशांत किशोर फाना से मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, और 2024 की तैयारी हो रही है। सवाल ये है कि जो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, क्या वो ऐसे नेता को देश का
प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जो अगर चुनाव जीत गई तो उसके बाद जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके साथ ये बर्ताव करेगी। क्या किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसे किसी भी नेता को राजनीति में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार है? संवैधानिक कानूनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो संविधान कानून का मामला अदालत देखेगी, उस पर मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं राजनीतिक और नैतिकता की बात कर रहा हूं। हालांकि राजनीति में नैतिकता की बात करना बड़ा बेईमानी है आज के जमाने में, लेकिन इसके बावजूद हर चीज की एक सीमा होती है। आपके विरोध में जिसने वोट दिया, आप उससे नाराज हों, उसको मनाने की कोशिश करें, ये दोनों बातें समझ में आती हैं। ज्यादातर होता है जो समझदार नेता होता है, जो सदाशयी नेता होता है, वो कोशिश करता है कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया अगली बार वोट दें, या कम से कम विरोध में ना हो। यहां तो इस तरह का व्यवहार किया गया, जो व्यवहार रोहिंग्या जो अवैध रूप से आए हैं उनसे नहीं किया गया। बांग्लादेश से घुसपैठिए जो आए उनको जो है मक्खन मलाई खिलाया जा रहा, उनको आवास की सुविधा दी जा रही, बिजली पानी की सुविधा दी जा रही है, उनको वोटर बनाने की कोशिश हो रही है, आधार कार्ड बनवाया जा रहा है, उन सबको ये सुविधा दी जा रही है। और जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है पश्चिम बंगाल को बनाने में, उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है। तो ऐसे नेता को सत्ता में बने रहने का एक दिन भी नैतिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन वो नैतिक अधिकार के कारण छोड़कर जाने वाली नहीं है, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है। अब सवाल ये है कि जो स्थिति बनी है, देखिए अगली सुनवाई जो है कोर्ट की वो 4 अक्टूबर को होगी, तब तक सीबीआई की रिपोर्ट आ चुकी होगी। क्या होगा ममता बनर्जी का? क्या ये इमरजेंसी से पहले जिस तरह की स्थिति इंदिरा गांधी की हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद, वैसी ममता बनर्जी की तो नहीं होने जा रही। याद रखिए, वो विधानसभा का चुनाव हार चुकी हैं। वो देश की पहली मुख्यमंत्री हैं जो चुनाव हारने के बाद उसी विधानसभा में मुख्यमंत्री बनी है, और उनको 6 महीने के अंदर चुनाव कहीं ना कहीं से जीत कर आना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बाई कैमरल हाउस नहीं है, मतलब 2 सदन नहीं है, विधानसभा और विधान परिषद। एक समय पश्चिम बंगाल में विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन वो 60s में खत्म हो गई। ममता बनर्जी इसीलिए फिर से जो है कोशिश कर रही हैं बनवाने की, लेकिन वो केंद्र के चाहे बिना होगा नहीं, इसलिए होने वाला नहीं। तो 6 महीने के अंदर उनको जीत कर आना है, तो 2 मई से 2 जून, 2 जुलाई, 2 अगस्त और 2 सितंबर आने ही वाला, 4 महीने हो जाएंगे। जो पश्चिम बंगाल में माहौल बनेगा, देखिए पश्चिम बंगाल में जो नतीजे आए हैं उनका एक और एकमात्र कारण है कि डर के मारे लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया। अगर लोगों को यह भरोसा हो जाता कि बीजेपी हारे या जीते, दोनों स्थिति में उनकी रक्षा कर सकती है, जीतती तो कर ही सकती थी, हारने के बाद भी कर पाएगी, तो लोगों के मन का डर निकल जाता और परिणाम अलग होते। लेकिन बाई इलेक्शन जिसमें ममता बनर्जी को जीत कर आना है मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, क्या उस चुनाव को इस डर के भय के माहौल से मुक्त करके कराया जा सकता है? क्या लोग निर्भय होकर, और जो कुछ किया है पिछले 4 महीनों में ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने, उसके खिलाफ एक मैंडेट होगा? ये बड़ा सवाल है। ये जीत ममता बनर्जी के लिए बहुत आसान नहीं होगी, लेकिन उनको हराना भी बहुत आसान नहीं होगा। शुवेंदु अधिकारी और भाजपा ने पूरी ताकत न लगाई होती तो नंदीग्राम से भी वो न हारती। लेकिन एक मुद्दा तो निश्चित रूप से बन जाएगा, एक अनिश्चितता का माहौल तो पश्चिम बंगाल में बन जाएगा कि ममता बनर्जी अगर नहीं जीतती हैं तो क्या होगा, अगर वो हार जाती हैं तो सत्ता किसको सौंपेंगी, और हार जाती हैं तो उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का क्या होगा, और नहीं भी हारती हैं तो भी जिस तरह से मुकदमा चल रहा है अपने ही प्रदेश के लोगों के खिलाफ इस तरह की हिंसक कार्रवाई का, उसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, और उन लोगों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा जो उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए पालकी उठाने को तैयार थे। ये पालकी सजने वाली नहीं है। आज के कलकत्ता हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद, इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि ममता बनर्जी
और उनके चाहने वालों की जो राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा थी उसका गुब्बारा फूट गया है। तो इस बात से किसको खुशी होगी? आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को होगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं था ममता बनर्जी से। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये जो है ये काठ की हांडी चढ़ने वाली नहीं थी, इसमें कुछ होने वाला नहीं था। ये मीडिया में बने रहने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए, अपना भाव बढ़ाए रखने के लिए ये सब था। लेकिन 2024 में ऐसा कुछ होने वाला था, ऐसा नहीं था। खुशी किसको होगी? सबसे ज्यादा खुशी होगी राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, जिन्हें ममता बनर्जी की हाल की दिल्ली यात्रा के बाद से ये डर सताने लगा था कि राहुल गांधी नेतृत्व के मामले में, राष्ट्रीय नेतृत्व की स्वीकार्यता के मामले में लगातार पीछे जा रहे हैं और ममता बनर्जी उनसे आगे निकल जाएगी। ममता बनर्जी किसी भी सूरत में राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगी। ये बात उन्होंने तो स्पष्ट की ही। विपक्ष के और कई दलों के नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया, जिस तरह से कपिल सिब्बल के डिनर में जो लोग पहुंचे और राहुल गांधी के नाश्ते पर नहीं पहुंचे। उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आपको उसका विस्तार से उसके बारे में बता चुका हूं, तो इसलिए यहां उस बात को दोहराऊंगा नहीं। लेकिन ये मानकर चलिए कि इसके दूरगामी नतीजे होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार इसके बाद चुप नहीं बैठने वाली है। जो लोग 2 मई के बाद से बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर केंद्र सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है, तो केंद्र सरकार इंतजार कर रही थी। नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली मैंने देखी है उसमें वो बहुत गरम खाना पसंद नहीं करते। उनको लगता हाथ मुंह जल जाएगा, ठंडा करके खाते हैं। तो उनके एक्शन लेने का, उनके कार्रवाई करने का समय आ रहा है 4 अक्टूबर के बाद। 4 अक्टूबर को जब सीबीआई की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, उस पर जो कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला होगा, ठीक है, वो फैसला आएगा तो उसके खिलाफ जो है पश्चिम बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। लेकिन उस फैसले के बाद केंद्र सरकार को कोई बड़ा कदम उठाने की लेजिटिमेसी मिल जाएगी, उसको कानूनी और संवैधानिक आधार मिल जाएगा। इसलिए आप इंतजार कीजिए, ये मामला बहुत जल्दी, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और बाकी जो 3 राज्य हैं उनके विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा हो सकता है। क्या होगा मुझे मालूम नहीं है भाई। आमतौर पर माना जाता है कि केंद्र सरकार कुछ करेगी, इसका मतलब है केंद्र सरकार 356 का इस्तेमाल करेगी, सरकार बर्खास्त कर देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार ऐसा करने जा रही है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये केंद्र सरकार के पास क्या सूचना है, उसको क्या फीडबैक मिल रहा है, अदालत का रुख क्या है, इन सब बातों पर निर्भर करेगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक बात आप निश्चिंत होकर मान सकते हैं, कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का राष्ट्रीय राजनीति का सपना चकनाचूर हो गया है। हालांकि राजनीति में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होती है, नासमझी होती है। राजनीति और खासतौर से चुनाव और क्रिकेट मैच के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना समझदारी का काम नहीं होता है। लेकिन राजनीति एक प्रक्रिया होती है, वो एक दिन में नहीं तय होती। वो एक एक करके एक घटना की जो ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसकी शुरुआत मई 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ यानी 2 मई से शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी ने अपने लिए खाई खोदी है। इतनी भारी जीत हुई थी, उससे वो खुश रह सकती थी, लेकिन उनको संतोष नहीं हुआ। उनको लगा कि हमारे विरोध में कैसे इतने वोट पड़ गए, कैसे जिस पार्टी का कोई नामलेवा नहीं था पश्चिम बंगाल में 4-5 साल पहले तक, वो 75 सीटें जीत गई। ये उनके लिए सीपीएम यानी कि लेफ्ट फ्रंट कहे, मुख्य रूप से तो सीपीएम ही है लेफ्ट फ्रंट में, और कांग्रेस विरोधी के रूप में ये उनके लिए बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन थी कि जब चाहे इनको अपने साथ कर सकते हैं, इनको चुप करा सकते हैं, और जब चाहे ये थोड़ा बहुत इनसे लड़ने का नाटक भी कर सकते हैं। बीजेपी ने इन दोनों पार्टियों को साफ कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस और सीपीएम दोनों को मिलाकर कहें तो करीब
64-65 साल का राज किया इन दोनों पार्टियों ने, लेकिन अब इनका कोई नाम लेवा नहीं है, एक भी सदस्य विधानसभा में नहीं है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इससे बड़े परिवर्तन का आधार तैयार हो रहा है। वो अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, या ज्यादा उससे लगेगा समय, मुझे पता नहीं है। लेकिन इतना मुझे पता है कि जो आज स्थिति है वो बनी नहीं रहने वाली। पश्चिम बंगाल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सीमावर्ती राज्य है, और जिस तरह की राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं वो इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। वो सत्ता में 5 साल रहे, 15 साल रहे या 25 साल रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि वो देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले काम नहीं करती है। जिस तरह से घुसपैठियों को प्रोत्साहन मिल रहा है, जिस तरह से क्रॉस बॉर्डर पशुओं का व्यापार चल रहा है, अवैध व्यापार, वहां से आने वालों को जिस तरह से सहूलियतें दी जा रही हैं, जिस तरह से, सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का काम हो रहा है, उसको बदलने का काम हो रहा है। ये पश्चिम बंगाल को मुस्लिम बहुल राज्य बनाने का उनका जो एजेंडा है वो देश की एकता के लिए खतरा है। इसलिए ममता बनर्जी का जाना जरूरी है। अब वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी ये तो परिस्थितियां तय करेंगी, लोग तय करेंगे। इतना तो निश्चित है कि ममता बनर्जी के रहते इस अभियान को रोका नहीं जा सकता, किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। इसलिए अगर इस अभियान को रोकना है, इस डेमोग्राफिक चेंज को होने से रोकना है, तो ममता बनर्जी को जाना पड़ेगा। बाकी क्या होगा इसका हम सबको इंतजार रहेगा। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जाते जाते फिर आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।